और साथ ही प्राउड कैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सबका जो पार्टिसिपेशन है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी अभी धर्मेंद्र जी ने बताया कि ये समय की मांग है कि हम इस नए दर्शन को समझें, लोगों तक पहुंचाएं और फिर धीरे धीरे इस पर एक्शन लें बड़े स्तर पे, विश्व स्तर पे, जो कि एक बड़े गुरु की संकल्पना है। हम तो बस माध्यम है, हम बस अपना छोटा सा कार्य करते रहें, शायद उसी में हमारे अपने वैयक्तिक जीवन का भी कल्याण शामिल है। तो लास्ट टाइम हमने शुरुआत की थी पहले सूत्र से, प्रवृत्त दर्शन के पहले सूत्र से, कि वर्ण प्रधानता चक्र धारायाम, और हमने सोशल साइकिल की एक पूरी व्याख्या की और ये भी बताया कि पिछले फिलोसोफर्स ने जिस तरह से सोशल साइकिल को डिफाइन किया उससे कहीं आगे का, उससे कहीं ज्यादा साइंटिफिक, कहीं ज्यादा रैशनल ये परिभाषा है, ये सिस्टम है और प्रकृति के नियमों के अनुसार है, जो कि हम इसको अपने जीवन में ऑब्जर्व कर सकते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटकर हम इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज वैसे दूसरा सूत्र चर्चा करने का कार्य है, चक्र केंद्रे सद्विप्र चक्र नियंत्रका। सद्विप्र चक्र के केंद्र में रह के चक्र का नियंत्रण करते रहेंगे। ये दूसरा पहला सूत्र, और दूसरा सूत्र अपने आप में बहुत लंबी व्याख्या मांगता है और बहुत सारे एग्जाम्पल से इसको समझने की चेष्टा की जाएगी। तो सद्विप्र शब्द का यहाँ पे जिक्र हुआ है, और सद्विप्र कौन है? सद्विप्र एक इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग है जिसके पास नैतिक बल है और जिसके पास आध्यात्मिक बल भी है। अब इसमें नैतिकता और आध्यात्मिकता दोनों को थोड़ा सा समझना भी जरूरी है। मूल यात्रा तो आध्यात्मिक है, लेकिन नैतिकता उसमें जुड़ी हुई है। अनैतिक व्यक्ति आध्यात्मिक हो नहीं सकता और बगैर नैतिकता के आध्यात्मिक यात्रा संभव नहीं है। बिना यम और नियम के साधना असंभव है। तो अध्यात्म के मार्ग पे जो चलना चाहते हैं या चल रहे हैं और नैतिकता का पालन करते हुए चल रहे हैं, वो सद्विप्र हैं और वो इस चक्र को कंट्रोल करते रहेंगे। और वो न्यूक्लियस में है, हर चक्र का, हर सिस्टम का एक न्यूक्लियस होता है, एक केंद्र बिंदु होता है। तो इस समाज चक्र का जो केंद्र बिंदु होगा या है या होना चाहिए, वो सद्विप्र है। तो सद्विप्र कौन हुआ? वो किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। और चूंकि प्राउत अपने पहले ही सूत्र में 4 वर्णों को स्वीकार कर चुका है, मेंटल टाइप को, यहाँ पे एक बुनियादी फर्क अच्छे से समझने की जरूरत है कि प्राउट किसी भी तरह से जातिवाद या वर्णवाद, वाद को, कास्टिज्म को, किसी भी इज्म को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन चूंकि ये एक साइंटिफिक एनालिसिस है और कई हजार साल पहले इसका शोध हो चुका है कि मनुष्य जाति को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो 4 प्रकार के ही पाए जाते हैं, शूद्र, क्षत्रिय, विप्र और वैश्य। और इन्हीं पर आधारित चारों युग बने हैं जो समाज चक्र का आधार है। और एक युग से दूसरे युग में परिवर्तन होता रहता है। इतिहास से भी हम देख सकते हैं और अभी वर्तमान युग को भी हम स्टडी और एनालाइज कर सकते हैं। तो सद्विप्र इसको कंट्रोल करते रहेंगे। और सद्विप्र का काम क्या है? कंट्रोल का मतलब क्या है? क्या करेंगे सद्विप्र और कैसे कंट्रोल करेंगे? और क्या सच में उनके पास कोई ऐसी शक्ति है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं? और उनके कंट्रोल करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, कैसा होगा, किस एज में वो किस तरह से उस एज की जो मुख्य धारा है उसको सही दिशा में ले जाने का प्रयास करते रहेंगे? ये सब सवाल इससे जुड़े हुए हैं। तो पहले तो हमें ये जानना और समझना होगा कि सद्विप्र कौन है। नैतिकवान व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति, और वो किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। वो कोई डॉक्टर भी हो सकता है, वो कोई वकील भी हो सकता है, वो कोई एक्टर भी हो सकता है, वो कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, वो कोई समाज सेवक भी हो सकता है, वो ऑफिस में काम करने वाला मामूली सा क्लर्क हो सकता है, वो एक मामूली सा सिपाही हो सकता है, वो कहीं से भी आ सकता है। हाँ, यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है कि वो शूद्र के
एरिया से नहीं आ सकता है, जरा मुश्किल है, क्योंकि जो शूद्र का एरिया है वो बहुत ज्यादा फिजिकल लेबर से कनेक्टेड है, और वहाँ उसके पास मेंटल ग्रोथ और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम है। लेकिन वहां भी हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे कोई शूद्र व्यक्ति सद्विप्र नहीं बन सकता है। इतिहास में ऐसे कई लोग हैं, जैसे महात्मा कबीर एक क्लासिक एग्जाम्पल है। वो तो पेशे से वीवर थे, जुलाहे थे। संत रामदास, संत रैदास, ऐसे कई संत हुए हैं इस धरती पर जो पेशे से शूद्रोचित कार्य कर रहे थे, लेकिन वो श्रेणी उनकी सद्विप्र की श्रेणी में आती है। क्योंकि समाज को इंस्पायर करना, समाज के निम्न वर्ग के लोगों को इंस्पायर करना, उन्हें एजुकेट करना अपने अधिकारों के बारे में, उन्हें एजुकेट करना आध्यात्मिकता के बारे में, उन्हें बल देना, उन्हें आर्थिक, धार्मिक, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक बल देते रहना, ये सद्विप्रों का कार्य होगा। तो एक सद्विप्र ही काफी होगा ऐसा तो नहीं है, कई सद्विप्र चाहिए। और सद्विप्रों का अगर एक प्रकार का डिक्टेटरशिप भी हो तो भी वो समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। सद्विप्र एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि उस पर हमें कई एंगल से, कई कोणों से समझना होगा, उसके सारे डायमेंशंस को समझना होगा। अगर कोई पॉलिटिशियन भी सद्विप्र है, ऐसा आज के काल में लगा कि कुछ सद्विप्र जैसे लोग, कुछ सद्विप्रों ने शायद राजनीति में प्रवेश किया, लेकिन हमने धीरे धीरे उन लोगों को देखा कि वो वैसे ही हो गए जैसा पैसे वाले लोग चाहते हैं उनको। वैश्य युग में वैश्य लोग आसानी से किसी भी मॉरलिस्ट को खरीद लेते हैं, ऐसा हो जाता है। ऐसे कई इंपॉर्टेंट लीडर्स पिछले 10-15 साल में हमारे बीच में उभरे हैं राष्ट्रीय पटल पर, लेकिन हमने उनके पतन को बहुत साफ तरीके से देखा है। तो सद्विप्र एक महान व्यक्ति होंगे, और जो कम सद्विप्र हैं, जो पूरी तरह से महान नहीं है, लेकिन वो अपने विचारों से, अपनी नैतिकता में, अपनी आध्यात्मिकता में वो कट्टर होंगे। वो बिकाऊ नहीं हो सकते, उन्हें खरीदा नहीं जा सकता, उन्हें किसी भी तरह से लुभाया नहीं जा सकता। वो क्या करेंगे, उनका काम क्या होगा? सबसे पहले वो जिस युग में है, मान लो क्षत्रिय युग है, विप्र युग है, वैश्य युग है, किसी भी एरा में हम हैं, उस एरा में जो उस एरा के मुख्य धारा है, जो मुख्य वर्ण है, उसका जो शोषण करने वाला तरीका है, पहले उसको वो पिन पॉइंट करेंगे, उसको सामने ले आएंगे और उसका विरोध करेंगे। जहां जहां अन्याय हो रहा है, जहां जहां इनजस्टिस है, उस पर अपनी आवाज उठाएंगे। अब आवाज उठाने के तरीके भी सद्विप्र अलग अलग रास्ते अख्तियार करेंगे। वो आर्टिकल से, लिखने से, मीडिया में मौजूद चैनल्स, जैसे ये चैनल एक चल रहा, ये भी एक सद्विप्र वाला ही कार्य है। इसमें आप, हम यूं समझ सकते हैं कई लोग मिलके, छोटे छोटे सद्विप्र मिलके एक कार्य कर रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों के मन में एक दूसरी विचारधारा लाने का प्रयास कर रहे हैं जो शोषण मुक्त है और जो शोषण के खिलाफ एक आवाज है। जैसे वैश्य युग में डेमोक्रेसी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो अब पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा भी प्रबुद्ध है, विद्वान है, वो जानता समझता है कि डेमोक्रेसी का किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है इलेक्शंस के माध्यम से। तो इस डेमोक्रेसी के खिलाफ, इस इलेक्शन सिस्टम के खिलाफ, इस डेमोक्रेसी में होने वाले अनैतिक कार्यों के खिलाफ जो जो आवाज उठाएंगे वो सद्विप्र कहलाएंगे। लेकिन इसमें ख्याल रखने वाली बात यह है कि आवाज पहले भी उठाए गए हैं। आवाज आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले भी उठाया गया, या 100 साल पहले भी आवाज उठाया गया है। जिन लोगों ने अंग्रेजों के शासन के खिलाफ आवाज उठाया, वो उस वक्त भी एक तरह से मॉरलिस्ट या देशभक्त या नैतिकवान समझे जाते थे। लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आए, जैसे ही उन्हें ताकत मिली,
जैसे ही अंग्रेज लोग हटे और ये लोग शासन में आए तो इनकी नैतिकता आसानी से खत्म हो गई। ठीक ऐसे ही 20-25 साल पहले ही एक पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ आवाज उठाते रहे कुछ लोग, लेकिन जब उन्हें सत्ता मिली तो वो लोग भी वैसे ही हो गए जैसे उनके पिछले लोग थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लोग नेता लोग या ये जो सोशल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स आम जनमानस के नेता बन के आम जनमानस की मदद के लिए सामने आ रहे थे और पुराने सिस्टम की गलतियां, कमजोरियों को सामने रख रहे थे, पर जब जैसे ही इन्हें अपॉर्चुनिटी मिला ये लोग वैसे ही हो गए जैसे पिछले लोग थे, वैसे ही शोषक बन गए। इन्होंने सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं ला पाया या ये परिवर्तन नहीं ला सके, या इनके पास उस तरह के आइडियाज नहीं थे कि जनमानस का कल्याण कैसे हो, जनमानस का भला कैसे हो, जनमानस की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और आत्मिक उन्नति कैसे हो, कैसे हम रोजमर्रा की चीजें जो बुनियादी जरूरतें हैं वो लोगों तक पहुंचा सकें। उनके वेलफेयर की चिंता तो मिट गई और वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए और जो मुख्य वर्ण है वैश्य युग उन्हीं की चाकरी में लग गए। इतिहास में हमने अभी तक तो यही देखा है, इसीलिए हमने सदविप्रों का कार्य हमने इस वैश्य युग में तो देखा नहीं है। हो सकता है पिछले युगों में हो, जाहिर है, जैसा कि ये समाज चक्र की पूरी व्याख्या है, पिछले युग भी जो बदले हैं वो इसी इसी इन्हीं सदविप्रों की वजह से ही तो बदले हैं। हम ये कह सकते हैं कि शिवाजी जैसे शासक भी एक प्रकार का सद्विप्र था, जिसने औरंगजेब जैसे शोषक राजा के विरुद्ध अपनी कम्युनिटी, अपने राज्य, अपने लोगों की सुरक्षा का भार लिया और लगातार युद्ध में रहे, क्योंकि वो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय भी सद्विप्र हो सकता है उस युग में जहां पे क्षत्रियता से ही चीजें तय होती है। तो इस तरह के सद्विप्र पहले भी रहे, चाणक्य को हम सद्विप्र मान सकते हैं और उन्होंने भी जिस तरह से अपने राज्य में कल्याणकारी राजा को स्थापित किया और जनमानस के कल्याण के लिए बहुत सारे नियमावली रखी, अर्थशास्त्र जैसी पुस्तकों का लेखन किया, तो एक प्रकार का प्रजा के लिए, जनता के लिए एक भला आदमी, एक भला कार्य हुआ। चूंकि जनता एक वक्त के बाद शोषित हो जाती है और जैसे ही शासन जब पक्का हो जाता है, किसी भी युग में जब भी ये वर्ण जब प्रधान, जिसकी प्रधानता है, वो जब पक्के रूप से कार्य करना शुरू करता है तो वो धीरे धीरे अपने वर्ण के वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ही कार्य करता है। आइए हम समझते हैं कि आज का युग जो वैश्य युग है, इसी को हम अंडरस्टैंड करें और इस युग में क्या है जो गलत है, क्या है जो नहीं होना चाहिए, क्या है जिसे हम शोषण कहें, क्या है जिसे हम इनजस्टिस कहें, समाज हमारा किस तरफ जा रहा है, इस पर अगर हम नजर दौड़ाएं, सभी सद्विप्रों को, विद्वान जनों को, प्रबुद्ध जनों को ये सोचना है, सोचना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने डेमोक्रेसी जैसे इंस्टीट्यूशन की चर्चा की कि ये कितना करप्ट हो चुका है। सबसे पहले तो यहीं से बदलाव आना शुरू होना चाहिए। तो सद्विप्रों को क्या करना चाहिए? सद्विप्र लोगों को इस डेमोक्रेटिक सेटअप के खिलाफ आर्टिकल्स, लेक्चर्स, वीडियोस और भी तरह तरह से, चाहे ड्रामा हो चाहे फिल्म हो, इस डेमोक्रेसी को जो एक तरह से छद्म डिक्टेटरशिप है, वो भी अच्छा डिक्टेटरशिप नहीं है। प्राउड तो बेनेवोलेंट डिक्टेटरशिप के पक्ष में बात करता है। अगर डिक्टेटर है भी और वो अगर बेनेवोलेंट है तो ये तो भले के लिए है, लेकिन ऐसा डिक्टेटरशिप जो सिर्फ एक वर्ण के वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, एक वर्ण के ही तरक्की के लिए सोच रहा है और बाकी सब कीड़े मकोड़ों का जीवन जी रहे हैं, ये डिक्टेटरशिप कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इस वक्त जनता, इस वक्त दुनिया धीरे धीरे, हम सभी देश के लोग, सभी देश चाहे वो छोटे हों बड़े हों, भारत, चीन, ब्राजील, पोलैंड, नॉर्वे, यहाँ ईरान, इराक, सब एक ही तरह की समस्याओं से गुजर रहे हैं। सब जगह धीरे धीरे वैश्य युग ने अपनी जगह बना ली है और ये ऑनलाइन कल्चर से, ग्लोबल बिजनेस से धीरे धीरे बिजनेस प्रधान का मतलब हुआ वैश्य प्रधान। तो वैश्य की अपनी एक मानसिकता है, वैश्य के पास अपना एक खास चिंतन है। देखते हैं वो चिंतन क्या है। वो चिंतन है पैसे से पैसा बनाना, पहली चीज।
दूसरी चीज पैसे को ही आधार मानना, और तीसरी चीज किसी भी किस्म के वैल्यू सिस्टम को एनकरेज नहीं करना, क्योंकि मनुष्य का मन एक समय में एक तरह के आदर्श को ही एक्सेप्ट कर सकता है। अगर बचपन से लोगों के मन में ये बात बिठा दी गई कि धन ही कमाना है, पैसा ही कमाना है, पैसा ही हमारा लक्ष्य है और पैसा ही हमारे रिश्ते नाते तय करता है, तो जाहिर है वो 15-20 साल की उम्र तक आते आते वैसा ही उसका चिंतन हो जाएगा। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। और जो रोल मॉडल हमारे सामने हैं, चाहे वो फिल्म स्टार्स हो, चाहे वो बड़े पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे वो बड़े स्पोर्ट्स स्टार हो, ये सब धनी लोग हैं। मजेदार बात यही है, आप किसी भी ऐसे फिल्म एक्टर की कहानी नहीं सुनते सुनाते जो अभी भी गरीबी में जी रहा है। आप ऐसे किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं सुनते जो अभी भी गरीबी में है, और बिजनेस लीडर तो गरीब हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन, ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें पैसा नहीं है, वो स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा एनकरेज नहीं होता है। लेकिन वो स्पोर्ट जिसमें पैसा है और जिसमें वो खिलाड़ी अच्छा तो खेला है, वो देश का नाम किया है, अपना नाम किया है, लेकिन है वो भी बिजनेस के रास्ते पे है, वो भी वैश्य की तरह ही उसका जीवन है। वो मध्यवर्गीय जीवन को स्वीकार नहीं करता, या कर नहीं सकता, या कर नहीं पाता, तो उसे उच्च वर्ग के सिस्टम को ही स्वीकार करना पड़ता है। वो अपने पैसे से कहीं रेस्टोरेंट खोल रहा है, कहीं मॉल खोल रहा है, कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं इंडस्ट्री लगा रहा है, साथ में कुछ खेल भी खेल रहा है। तो ये सही आदर्श समाज के सामने नहीं जा रहा है। इस वैश्य युग में सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ा नुकसान जो समाज का ये हो रहा है कि हमारे सामने ऐसे लोगों की लिस्ट है जो केवल धन से ही थोड़े से बड़े कहे गए हैं। अब मुश्किल ये है कि अगर कुछ ही लोग धन कमाते हैं तो जाहिर है बहुत लोगों को धन से वंचित रहना पड़ता है। ये धन के इकट्ठा होने की समस्या है। ये वैश्य युग का एक चौथा पॉइंट है जो नुकसानदायक है। ट्राउट आगे चल के इस पर भी अपने कुछ विचार रखता है, अपने कुछ सूत्र हैं कि धन का क्या केंद्रीकरण या उसका एक जगह इकट्ठा होना सही है कि नहीं है। हम अमीर किसको कहते हैं? हम अमीर आदमी या धनी आदमी या ये वैश्य है, ये आदमी किसको कहेंगे? जिसके पास धन इकट्ठा हो गया, पूंजी इकट्ठा हो गई। और पूंजी आसानी से एक जगह इकट्ठा नहीं होती है। कई लोगों के पास थोड़ा रहेगा, तब जाके किसी एक के पास बहुत बड़ा धन इकट्ठा होता है। ये कैपिटलिज्म की या इस वैश्य युग की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, सबसे बड़ा दुख का ये विषय है कि समाज के 90% लोग साधारण जीवन जीते हैं और केवल 1% या 2% लोग अथाह धन में जी रहे हैं। तो ये वैश्य युग का एक बड़ा नुकसान है जिसके खिलाफ सद्विप्रों को आवाज उठानी पड़ेगी, उठानी चाहिए। थोड़ा सा उठाया भी जा रहा है, लेकिन वो जनमानस में एक मेन वाइब्रेशन के रूप में अभी तक काम नहीं कर पा रहा है। ये तब बनेगा जब सब लोग इसको रियलाइज करेंगे। लेकिन अभी जो मध्यम वर्ग भी है वो भी इन्हीं वैश्य युग की आइडियोलॉजी से प्रभावित है। और आइडियोलॉजी कुछ बड़ी नहीं है, आइडियोलॉजी सिर्फ ये है, ये न केन प्रकारेण धनी बनो, become a rich man by hook or crook. And what does it mean to become a rich man? You must have 5 crores in your banks. You must have a couple of property with you. That's it. अब आप चोर हैं, अब आप डकैत हैं, अब आप ठगी से पैसा बना रहे हैं, आप लोगों को लूट के पैसा बना रहे हैं। जैसे कितना आसान है ऐसे भोले वाले लोगों को अपने घर का वादा दिलाकर उनसे थोड़े थोड़े पैसे लेकर फिर चंपत हो जाना। ऐसे कितने लोग इस दुनिया में करते हैं। बिल्डर्स की लॉबी कितना इस तरह से फरेब का कार्य करती आई है। तो छोटा छोटा पैसा 1000-1000, 10-10 हजार रुपया एक एक परिवार से लेके ऐसे लाख परिवारों से 10,000 रुपया लिया और पैसा एक जगह इकट्ठा हुआ। उसके मालिक 3-4 लोग हैं, उन्होंने आपस में बांट लिया और इस तरह से लोगों को ठग लिया। तो वैश्य युग में ये ठगी का कार्य छोटे लेवल पे हो या और बड़े लेवल पे हो या टॉप के लेवल पे हो, ये चलता ही रहता है। और इसके लिए वैश्यों को सरकारों की मदद चाहिए होती है, और सरकारों की मदद वो कानून बना के करते हैं।
तो कानून ऐसे बनते हैं जो उनके पक्ष में हो, और उनके पक्ष में क्या है कि वो किस तरह से बड़ा धन कमाएं। अभी हाल ही में जब लास्ट टाइम लॉकडाउन था, कोविड, भारत में भी लॉकडाउन हुआ, तो मुंबई जैसे शहर से 5-6 लाख मजदूरों का पलायन हुआ। ये हुआ या कराया गया, ये अलग बात है। और साथ ही साथ में कई जगह, छोटी जगह पे न्यूज आई कि ये सारे मजदूर अब अपने गांव जाएंगे, चाहे वो यूपी के गांव हैं या एमपी के गांव हैं या बिहार के गांव हैं, ज्यादातर यूपी और बिहार के गांव हैं, और वहां पे उनको रोजगार दिया जाएगा। क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हमारे देश के छोटे छोटे शहरों में बननी शुरू हुई है, चाहे वो दवा की इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो कपड़े की इंडस्ट्री हो। विदेशी कपड़ा यहाँ पे बिक रहा है, बिकेगा, और छोटे शहरों में इसका बिजनेस शुरू हो रहा है। एफडीआई का कानून बहुत पहले पास हो चुका है। एफडीआई के जरिए 100 करोड़ का व्यापार कोई भी विदेशी कंपनी यहाँ आसानी से कर सकती है बिना किसी लोकल सपोर्ट के। जैसे पहले जो भी बिजनेस हमारे यहाँ विदेशी कंपनियां करती थी, उसमें 49% विदेशी कंपनी का शेयर होता था और 51% इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कंपनी का शेयर होना जरूरी था, तभी वो लोग यहाँ बिजनेस कर सकते थे। फिर अंदर किस तरह की चीजों की एडजस्टमेंट होती थी वो बात की बात है, वो अलग बात है, लेकिन पेपर पे इस तरह का अरेंजमेंट था। लेकिन 100 करोड़ के व्यापार के लिए भारत सरकार को खुली छूट देनी पड़ी दबाव में आके, और अब 100 करोड़ का कोई भी व्यापारी देश में काम करेगा, कर सकता है और कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान, ये ऑनलाइन कल्चर के साथ साथ चलते रहने के दौरान, बहुत सी ऐसी कंपनीज भारत में काम कर रही हैं, और हम कहने के लिए उसको मेड इन इंडिया बोलते हैं, लेकिन वो मेड इन इंडिया नहीं है। हाँ, ये है कि छोटे कुछ लोगों को उसमें नौकरियां दी जाती है, या मजदूरों की जरूरत तो हर जगह पड़ती है। फैक्ट्री में मजदूरों की जरूरत है, तो मजदूर हमारे ही लोकल हैं, तो यही जो मुंबई से यूपी बिहार में चले गए, इन मजदूरों का इस्तेमाल होगा। लेकिन मैं पॉइंट करना चाहता हूं कि साथ ही साथ कई बहुत ही छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे इसकी पब्लिसिटी नहीं हुई, लेकिन कहीं कहीं जिक्र हुआ कि नए लेबर लॉज बनेंगे। रादर अब तक बन चुके हैं, 1 साल हो गया इस बात। और लेबर लॉ में मजदूरों का जो 8 घंटे का काम था, अब उसको 12 घंटे किया जाएगा। अब ये जो चेंज है, ये किसके पक्ष में जाएगा? तनख्वाह उतनी होगी, पैसे उतने ही होंगे, सुविधा असुविधा वैसी ही होगी, लेकिन ये कंपनी के फेवर में ही जाएगा, ये उस बिजनेसमैन के फेवर में जाएगा, क्योंकि उसको काम इन्हीं मजदूरों से लेना है। जो फिजिकल वर्क है वो इन्हीं मजदूरों से करना है। तो वहां पे उनके 12 घंटे का काम करके वो फिर से एक तरह का शोषण का कार्य कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मजदूरों की लेबर को। और यहाँ एक तरह से, एक तरफ उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके वो परिवार मजबूर है, वो आदमी मजबूर है काम करने के लिए, वो तो झक मार के काम करेगा, पेट पालने के लिए, बीवी बच्चा पालने के लिए उसे काम करना है। तो वो इस नए कानून को स्वीकार करना पड़ता है, और अगर इस नए कानून का विरोध करते हैं तो आप लंबे समय तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं। और अगर आप नहीं जाते तो दूसरे लोग चले जाएंगे। लोगों की कमी तो है नहीं, भारत में फिजिकल लेबर अंतर्राष्ट्रीय लेवल में बहुत सस्ता है, इसलिए भारत पर नजर है कि यहाँ बहुत सारा डेवलपमेंट का काम कराया जाए। और चूंकि लेबर सस्ता है, इसलिए जल्दी जल्दी से यहाँ पे छोटी छोटी फैक्ट्रियां, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज सेटअप की जाए। अब ये क्या है, ये सही है गलत है, ये सदविप्रों को सोचना है। सदविप्रों को मानवीय अधिकार के बारे में सोचते हुए मजदूरों की सुरक्षा, उनकी रक्षा, उनकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ करना होगा, और ये सदविप्र ही करेंगे। तो ये ऐसे, इस तरह के बहुत सारे एरियाज हैं वैश्य युग के। अब देखिए, एक बड़ा एरिया है, हालांकि वो इतना गंदा है कि उसका जिक्र करते हुए भी थोड़ा मन को खराब लगता है। पहले ये विदेशों में ही था, अब धीरे धीरे भारत में प्रवेश कर चुका है। अब ऑनलाइन, जहां एक तरफ एजुकेशन का चलन हो गया, वैश्य युग में साइंस का बड़ा महत्व है। वैश्य युग साइंटिफिक रिसर्च करने वाले लोगों की मदद से ही पनप रहा है और पनपेगा। हर चक्र में इसका इस तरह से मूल्यांकन किया जाएगा। साइंस एक तरफ से तरक्की कर ही रहा है, नई नई चीजें खोज रहा है, नए नए इजाद हो रहे हैं, ऑनलाइन भी एक नई बात आ गई। लेकिन अब देखिए, इसका दुरुपयोग पॉर्न कल्चर के रूप में हो रहा है, व्हाट्सएप वीडियोस के जरिए, और तरह तरह के साइट्स हैं जो मोबाइल पे अपलोडेड हैं। उस तरह से नेट में बहुत ज्यादा इसका चलन है।
और विदेशों में तो ये हो ही चुका है, वहां पे तो ये नॉर्मल हो चुका है। हमारे यहाँ धीरे धीरे ये घरों में प्रवेश कर रहा है। इसके अलावा जुए जुए की लत लगाई जाने की कोशिश की जा रही है। जुआ खेलने के लिए पहले लोगों को घर से बाहर जाना पड़ता था। कई जगह कसिनोज थे। अमेरिका तो कसिनो का अड्डा ही है। वहाँ का एक शहर लास वेगास कसिनो सेंटर ही है। वहाँ पे लोग किस्मत आजमाते हैं और कैसे धन से धन बने। अब इस प्रकार से अगर धन कमाया जाए तो उसको क्या कहें हम, लेकिन ये दुर्भाग्य है वैश्य युग का। ऐसे तो एग्जाम्पल भारत में भी है, महाभारत काल में भी जुआ खेला गया। और उस चूंकि अमीरों के साथ ये मजबूरी है, जब भी अमीरी एक खास लेवल पे आके इस्टेब्लिश होती है तो उसके पास या तो नए नए आइडियाज से धन कमाए, जैसे सट्टा एक नई चीज आई, उससे धन कमाया। घुड़दौड़, हॉर्स रेसिंग एक नई चीज इजाद हो गई और उस पर धन से धन बनाया जा रहा है। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं, एक दौर था नवाबों का, वो लोग मुर्गे की लड़ाई लड़ाते थे। कुछ लोग कबूतरों के साथ कुछ गेम्स खेलते थे और उस पर पैसा लगाते थे। तो ये जो इस तरह के कार्य हैं, ये वैश्यों के ही कार्य हैं। वो किसी भी तरह से कोई सेंसेशनल आइटम या सेंसेशनल गेम या एंटरटेनिंग कोई गेम, कोई साधन ढूंढते हैं और उस पर दांव लगाते हैं, पैसा लगाते हैं और उस पैसे से पैसा बनाते हैं। और यहाँ पे लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी काम करता है, क्योंकि अगर 100 लोग पैसा लगा रहे हैं किसी एक चीज पर, तो जाहिर है 100 के 100 कामयाब नहीं हो सकते। उसमें से 50-50 ही प्रोबेबिलिटी की बात आती है। 50% कामयाब होंगे, 50% का पैसा मारा जाता है। लेकिन उस 50% में भी जो बड़ा इकट्ठा पैसा आता है वो किसी किन्हीं कुछ ही लोगों के पास आता है। वो चांस की बात है। जहां तक इस तरह से ये जो नए नए आइटम बना के लोग पैसा बनाते हैं, इस तरह की जो बात है, वहां कुछ ही लोग, जो लॉटरी वाला जो सिस्टम है, ये लॉटरी और जुआ, ये एक ही तरह के काम है। इसमें मेहनत नहीं लगती है, बस बस जिसे हम किस्मत, एक अननोन शब्द है, कैसे किस्मत काम करती है, चांस की बात है। जैसे पासा फेंका, जो आया तो वो आपका है। तो अब ये ऑनलाइन कल्चर के जरिए हमारे ऊपर थोपा गया है, थोपा जा रहा है कि आप रमी खेलिए, पैसा बनाइए, या आप ऐसा कोई गेम खेलिए, ताश के गेम खेलिए और उसमें पैसा बनाइए। आपके अकाउंट में 10,000 रुपया डाला जा रहा है। ये वैश्य युग का एक ऐसा रूप है जो बड़ा भयानक है और धीरे धीरे ये एक खराब शक्ल लेने वाला है आने वाले 20-30 वर्ष में, जब और इकोनॉमिक डिप्रेशन होगा, जब और जगह पैसों की तंगी होगी, काम की तंगी होगी। और जिस तरह का सिस्टम है ये पूंजीवाद, इसमें डिप्रेशन आने के, इकोनॉमिक डिप्रेशन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते ही हैं। पहले भी कई बार आया है और कई बार आने के बाद उन लोगों ने ठीक से इसको संभालने की कोशिश भी की है, अलग अलग तरीकों से संभालने की कोशिश की है। थोड़ा सा संभलता है, लेकिन कुछ लोग इसमें अक्सर ऐसा होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट से बाहर निकल जाते हैं, उनके पास कुछ रहता नहीं है, वो एक तरह से बेरोजगार हो जाते हैं और बहुत बेयर मिनिमम पे सरवाइव करते हैं, या अगर उनके पास घर वर है तो घर वर बेच के सरवाइव करते हैं। तो एक दुर्दशा की स्थिति आ जाती है। तो इकोनॉमिक डिप्रेशंस आना वैश्य युग में एक नॉर्मल बात है, क्योंकि ये रैशनल इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है। सबसे बड़ी बात कि पैसे का जो फ्लो होना चाहिए, जिस तरह से होना चाहिए, वैसा नहीं है। अगर आप इनके पैसे के फ्लो को अंडरस्टैंड करें तो ये अपने अंदर ही पैसे को घुमाते हैं, अपने अमीरों के दायरे में ही। एक बड़ा बिल्डर है, उसने एक पॉलिटिशियन को एक घर बेच दिया, एक फिल्म स्टार को बेच दिया, एक स्पोर्ट्स स्टार को बेच दिया, एक बिजनेस लीडर को बेच दिया। ऐसे करके उसने अपनी बिल्डिंग जो बनाई करोड़ों रुपए की, वो अपने ही आसपास के बड़े लोगों को बेच दिया। तो इस तरह से उनका पैसा उधर ही घूमता है, बड़े लोगों का पैसा इस तरह से ही घूमता है, और वो जनमानस के कल्याण के काम में नहीं आता। नहीं बनती ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसे रोजगार के साधन जिससे मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिले। अभी एक बहुत बड़े अमीर आदमी का जिक्र आजकल चल रहा है, एलन मस्क, जो स्पेस प्रोग्राम में बहुत इंटरेस्टेड है और वो मून की तरफ जाने की तैयारियां कर रहे हैं और अरबों रुपए उसके लिए कलेक्ट हो रहा है। अब ये देखिए, ये हास्यास्पद है कि नहीं। कहाँ भारत में ही, अफ्रीका में ही और कुछ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में लोगों के पास ठीक से खाने और रहने की सुविधा नहीं है।
और ये लोग चांद पर जाने की तैयारियां कर रहे हैं और मार्स पर विजय हासिल करने की तैयारियां कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसके अलावा मैं तो अपनी फिल्म इंडस्ट्री में भी ये बात उठाता रहता हूँ कि कई बार हमारे जो सेट बनते हैं वो इतने महंगे होते हैं, इतने खर्चीले होते हैं, और शूटिंग के बाद उसको तबाह कर दिया जाता है। उतने पैसे में तो एक गांव अच्छे से बस जाए, और अच्छे से बस जाए। कई जगह पैसे का अपव्यय होता है। ये वैश्य युग की एक और विशेषता है, जो नकारात्मक विशेषता है, जिस पर सद्विप्रों को कुछ कहना और करना है। तो पैसे का सही इस्तेमाल हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस मंत्र से पैसा खर्च हो। लेकिन नहीं, पैसा, अधिकतर पैसा जो इकट्ठा हुआ पैसा है, अधिकतर वो उसका आधा हिस्सा तो बर्बाद ही हो जाता है। ये अक्सर देखा गया। तो ये यहाँ पे प्रकृति के नियम भी काम करते हैं। प्रकृति के नियम में ये है कि जहां एक तरफ अथाह धन आता है, वहां साथ साथ पाप भी चला आता है। तो पाप आएगा तो वो नुकसान ही करेगा। खैर, मूल बात यहां पे यही है कि सद्विप्रों को चक्र को नियंत्रण करना है। और जब वो ये देखें कि जिस युग में समाज चक्र प्रवेश कर चुका है, उस युग का जो अग्रदूत है, उस युग का जो प्रधान वर्ण है, वो अगर शोषक बन गया और वो समाज का रक्त चूस रहा है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, तब सद्विप्रों को हर तरह से आवाज उठानी होगी। पहले यही कार्य करना है कि विचार लोगों तक समझाना और समझना है। चूंकि अभी भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में अभी तक ऐसा विचार नहीं आ रहा है या आया है कि ये जो वैश्य युग है ये कल्याणकारी नहीं है। हम इसे मजबूरन स्वीकार करते हैं, और मजबूरन सभी लोग धन के पीछे ही दौड़ते रहते हैं, तभी उन्हें अपने जीवन का कुछ अर्थ दिखाई देता है। अगर आप आज के समाज को देखें तो यहाँ 80 साल का बूढ़ा भी पैसे कमाने में लगा हुआ है। ये हास्यास्पद बात है और बड़ी दुखद अवस्था है। 80 साल का वृद्ध व्यक्ति तो समाज का एक गुरु होना चाहिए। 80 साल का व्यक्ति को इस तरह से धन के पीछे दौड़ना नहीं चाहिए। उसका जीवन इस तरह का हो जाना चाहिए कि उसके पास उसकी जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स का इंतजाम है वो उसका परिवार करे, या उसके खुद पेंशन हो, और वो किसी दूसरे कार्य में लगे, शिक्षा दे, अपने कुछ हॉबीज को पूरा करे, आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़े, इस तरह के कार्य करे। तभी तो वो एक वृद्ध व्यक्ति या वो एक बुजुर्ग कहलाएगा, एक वाइज मैन कहलाएगा। लेकिन चूंकि सभी को मजबूरी है कुछ काम करके पैसे कमाते रहने की, इसीलिए सब उसी में अपना जीवन बिता रहे हैं। ये वैश्य युग का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, जिसके प्रति सद्विप्रों को जागरूक होकर आवाज उठानी है, बात कहनी है, और जनमानस में इस बात को रखना है कि वैश्य युग में हम कैसे जिए। एक अलग विचारधारा है जो प्राउड की नियमावली में आराम से हम समझ सकते हैं, समझा सकते हैं किसी विशेष दिन की। हाँ, अगर वैश्य युग है तो क्या इसमें भी हम एक प्राउटिस्ट की तरह जी सकते हैं? हाँ, जी सकते हैं। कबीर का एक पुराना दोहा है, साईं इतना दीजे जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी न भूखा जाए। ये अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट के आदर्श को आप अपने जीवन में अपनाते हैं, और साथ में चूंकि प्राउड विचारधारा नैतिकता और आध्यात्मिकता के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए उस क्षेत्र में भी हमें कुछ करना होगा, उसके लिए समय निकालना होगा, और तभी हम जाके आध्यात्मिक रूप से थोड़े से बलवान बन सकते हैं। नहीं तो आध्यात्मिकता की बातें सिर्फ बातें ही रहेंगी। उसका व्यवहारिक जीवन में अगर उसका पालन नहीं होता है, व्यवहारिक जीवन में अगर हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, प्रैक्टिस में नहीं ला पाते, तो वो केवल कोरी किताबों की बातें रह जाती हैं। तो यदि आपके पास समय नहीं रहेगा, अगर आप पैसा कमाने में ही लिप्त हैं, 24 घंटे में से 12 घंटे अगर हमारा कार्य प्रणाली, जैसे मैंने अभी कहा कि मजदूरों के लिए भी अब 12 घंटे तय हो गए हैं, तो वो 12 घंटे अगर हम सिर्फ पैसा कमाने में लगा रहे हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट को जीने में लगा रहे हैं, तो बाकी चीजों के लिए समय कैसे निकलेगा? कला की सेवा कैसे होगी? धर्म की सेवा कैसे होगी? और स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन में, साधना जगत में कैसे तरक्की होगी, उन्नति होगी? तो जो लोग प्राउड को समझ रहे हैं और स्वीकारे हुए हैं,
उन्हें अपने वैयक्तिक जीवन में प्राउटिस्ट नियमों को फॉलो करते रहना होगा, तभी वो एक कलेक्टिव फोर्स बनेगा। और वो कलेक्टिव फोर्स या कलेक्टिव वाइब्रेशन सद्विप्र का ही काम करेगी, और इस वैश्य युग की जो कमजोरियां हैं, इस वैश्य युग की बड़ी इमारत की जो कमजोर ईंटें हैं, उनको तोड़ने में सक्षम होगी। ये यहाँ से सद्विप्रों का कार्य होना चाहिए। बाकी प्रकृति अपने ढंग से कार्य करती ही है, प्रकृति में सत्व रजस तमस अपने ढंग से चलता ही है, और जब जब तमस हावी होगा तो वो इन वैश्यों के खिलाफ भी काम करेगा, और तमोगुण की वजह से इनके जीवन में भी या इनके इस स्ट्रक्चर में भी, ये जो पूंजीवाद का स्ट्रक्चर है या वैश्य युग का स्ट्रक्चर है, वो भी धीरे धीरे कमजोर होगा। उसके अंदर अपनी ही विडंबनाएं हैं, जिसकी वजह से वो कमजोरियां सामने आएंगी, और एक नए विचार की, नए इकोनॉमिक सिस्टम की आवश्यकता सबको पड़ेगी, सबको जरूरत होगी। क्योंकि सरवाइव करना जब एक बुनियादी प्रश्न हो जाएगा समाज का, तब ये जरूरी होगा कि नहीं, सिर्फ कुछ लोग पैसा नहीं रख सकते, उस पैसे का वितरण होना चाहिए। उस पैसे को जनमानस में बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए लगाना होगा, ना कि किसी अय्याशी के लिए। जैसे मैंने अभी बताया कि ये स्पेस के कार्यक्रम अय्याशी के काम है, या अगर फिल्में भी बनती हैं 100-100 करोड़ 200 करोड़ की, ये अय्याशी के काम है, इनको बंद हो जाना चाहिए। और वहां पे भी बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड बजट के साथ काम करना चाहिए। ये होगा, ग्लोबल विलेज और ग्लोबल इकोनॉमी बन रही है, और एक देश दूसरे देश से संपर्क में है, और जब किसी एक देश की समस्या पूरे विश्व की समस्या बनेगी, तब सभी लोग चिंतन करेंगे। चिंतन वैसे अभी भी हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अलग अलग रूप से देखिए, टेड टॉक्स के जरिए हम देख सकते हैं, और फेसबुक में, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग इस तरह की बात कर ही रहे हैं, बट उनकी बातों में चूंकि एक क्लैरिटी इस बात की नहीं है कि होना क्या चाहिए। हर व्यवस्था में दो चीजें हैं, क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए तो बहुत लोग बोल लेते हैं, बहुत लोग कह पाते हैं। कैपिटलिज्म का विरोध तो सबसे पहले साम्यवाद ने किया है, और जो भी साम्यवादी चिंतन करता है या उसके पास वैसी पुस्तकें मिलती हैं, बहुत सारे सोशल साइंसेस के जो डिपार्टमेंट्स हैं जहां साम्यवाद पढ़ाया जाता है, समाजवाद पढ़ाया जाता है, वो पूरा पूरा पूंजीवाद के विरुद्ध खड़ा है, पूरा पूरा पूंजीवाद के विरोध में है। लेकिन उसके पास अपनी कुछ ओरिजिनल बात नहीं है। प्राउत पूंजीवाद का विरोध तो इनडायरेक्टली कर ही रहा है, लेकिन प्राउत अपने पैरों पर खड़ा है। प्राउत के पास एक स्पष्ट दृष्टि है, एक स्पष्ट जीवन जीने का एक तरीका है, जो कि नेचुरल तरीके से तालमेल खाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल तरीके से, मैं अपने शोध कार्य से बताऊं कि मिडिल क्लास लोग बहुत हैं जो बहुत जल्दी प्राउटिस्ट बन सकते हैं, बहुत जल्दी वो प्राउट के विचारों से तालमेल खा सकते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास लोगों में 50 से 60% लोग ऐसे हैं जो अमीर नहीं बनना चाहते, उन्हें अमीरी से कोई लेना देना नहीं। वो अपनी बुनियादी जरूरतें ठीक से, अ डिसेंट लाइफ, मिडिल क्लास का मतलब है अ डिसेंट लाइफस्टाइल, नॉट अ लाइफस्टाइल ऑफ अ वेरी लेबरर। थोड़ा सा सम्मान मिडिल क्लास को चाहिए, और इतना पैसा कि घर ठीक से चले, एक घर हो मगर बड़े शहर में रहता है, एक गाड़ी हो, और बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम हो। और जो पुराना मिडिल क्लास था वो तो धार्मिक था ही, वो तो धर्म के नियमों पे चलता ही था। अब नए मिडिल क्लास को नए धर्म को अपनाना पड़ेगा, और नया धर्म जो बन रहा है वो ध्यान केंद्रित बन रहा है। जिस तरह से आनंद मार्ग की साधना पद्धति है, वो नए मिडिल क्लास के नवयुवकों को भी आकर्षित करेगा। तो काम दोनों तरह से होना है, और काम दोनों तरह से होना चाहिए, तभी उसका इम्पैक्ट होगा। खैर, ये बातें आज के सूत्र को लेकर हुई हैं। इससे पहले कि हम कुछ प्रश्नोत्तर करें, उससे पहले मैं आज के दिवस पे 5 मिनट, या अगर समय मिला तो 10 मिनट बोलना चाहूंगा। आज स्वतंत्रता दिवस है, और ये हम सब के लिए गौरव का दिन है। हम सब के लिए मतलब भारतवासियों के लिए। जाहिर सी बात है, हम भारत के निवासी हैं, लेकिन इस संदर्भ में हमें कुछ और बातें भी जाननी, समझनी और माननी होंगी, जो कि प्राउड के भी विचार हैं, और जो प्राउड के प्रवर्तक श्री प्रभात रंजन सरकार है, उन्होंने टू द पेट्रियट्स नाम का एक लेक्चर बहुत साल पहले दिया था। वो एक छोटी पुस्तिका है, उसमें भी मौजूद है कि ये स्वतंत्रता दिवस का अर्थ क्या है।
और आज क्या हम सही मायनों में स्वतंत्र हैं? और देशभक्ति का जज्बा क्या है? ये आज के दिवस की वजह से मैं इस पॉइंट पे कह रहा हूं। उसमें दो शब्दों में ये कहना स्पष्ट होगा कि हम राजनैतिक रूप से स्वतंत्र हैं, पर पूरे स्वतंत्र नहीं हैं। राजनैतिक रूप से भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। सिर्फ इतने स्वतंत्र हैं कि हमारे जो नेता हैं वो अब गोरे नहीं हैं, वो ब्रिटिशर्स नहीं हैं, वो अब हमारे ही देश में रहने वाले निवासी हैं, भूरे कलर के हैं, ब्राउन कलर्ड जो इंडियन बिजनेसमैन है या लीडर है, वो पार्लियामेंट में नियमावली बना के, कानून बना के देश को चलाने की कोशिश करते हैं, सरकार बनाते हैं उन्हीं की वजह से। बट इन सरकारों को चलाती कौन है? इन सरकारों के पीछे कौन है? इन सरकारों के पीछे वही वैश्य है, इन सरकारों के पीछे वही मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं। तो जो सरकार काम कर रही है, खैर उसका एक काम तो यही है कि हम लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखें, कहीं दंगे ना हो, कहीं मारपीट ज्यादा ना हो, ये तो काम है ही। लेकिन इसके अलावा वो जब कानून बनाती है तो वो उसी वैश्य के पक्ष में बनाती है। अभी हाल ही में हमारे सामने जो ये घटना घटी है कोविड-19 की, ये अपने आप में वैश्य युग के चालाकी की एक कमाल की मिसाल है। और उसमें सरकार के जरिए कैसे काम होता है, ये देखने और समझने के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। मैं अक्सर इस मिसाल को देता रहता हूं। ये कहां से आया? ये प्रकृति का प्रकोप है या ये मानव निर्मित एक प्रकोप है? क्योंकि सारे प्रकोप या सारी मुश्किलें, मुसीबतें, जो कैलामिटीज हैं, वो दो तरह से आती हैं, मनुष्य निर्मित और प्रकृति निर्मित। प्रकृति निर्मित पे मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो मानव निर्मित है उस पर थोड़ा कंट्रोल है। तो एक शहर से ये वायरस आया है और पूरे दुनिया में चला गया। कुछ लोगों का कहना है कि ये डिलिबरेटली क्रिएट किया गया। और डिलिबरेट क्रिएशन के पीछे मकसद क्या है? अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि इसके पीछे का मकसद क्या है। यही फार्मा कंपनीज का कंट्रोल। फार्मा कंपनीज इस दुनिया में एक बहुत बड़ी वैश्यों की जमात है, वैश्यों का एक लोअर क्या रखा था? कलेक्ट फोर्स है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया। मेरे को अच्छा तो मास्क के बिजनेस से लेकर मास्क के बिजनेस से लेकर दवाइयों के बिजनेस को लेकर आप लोग थोड़ा म्यूट कर दीजिए। कौन कौन बीच में बोल रहे हैं? रामदास साठे जी। फार्मा कंपनीज का कंट्रोल पूरे विश्व में देखा गया है। तो मास्क की इंडस्ट्री से लेकर मेडिसिन की इंडस्ट्री, इंजेक्शन की इंडस्ट्री, हॉस्पिटल गुड्स की इंडस्ट्री, और फिर वैक्सीन की इंडस्ट्री, और फिर वो आने वाले कई सालों तक इसका कंट्रोल। तो इस तरह से इन्होंने दो तरह के काम किए। पहला ये कि समाज को अपने नियंत्रण में पूरी तरह से ले लिया, डर का एक माहौल बनाया। जैसे ही डर का माहौल बन जाता है समाज में और आम आदमी डरा डरा जीता है, और बहुत सारे पॉलिटिशियंस और बहुत सारे बिजनेस ग्रुप्स के जो ऑपोजिट बिजनेस लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो एक्टिव नहीं हो सकते, वो विरोध नहीं कर सकते, करते हैं तो उन्हें उस नए कानून के जरिए पकड़ा जाता है, फंसाया जाता है। और आने वाले समय में वैश्यों को ये मालूम है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन होगा, तो उस इकोनॉमिक डिप्रेशन को बचाने के लिए वो शुरू से ही एक इंतजाम किए फार्मा कंपनीज के जरिए कि थोड़ा बड़ा धन हम पहले ही इकट्ठा कर लें। बड़ा धन अक्सर एक एक आदमी की जेब से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के बन जाता है, तो वो अरबों रुपए तक इकट्ठा हो जाता है। और उस तरह से वो जो वैश्य कम्युनिटी है वो उसी तरह से कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग फील करती है।
तो आज डर का माहौल है और आप दवाइयों से बच नहीं सकते, वैक्सीन से बच नहीं सकते, और धीरे धीरे ये देखा जा रहा है, समझा जा रहा है कि आने वाले 5-7 सालों तक इसका असर बना रहेगा। तो इसकी आड़ में भीतर ही भीतर जो कुछ उन्हें करना है, जो उन बड़े लोगों को और भी कुछ करना है, वो करते रह सकते हैं, क्योंकि बहुत से काम अंधेरे में होते हैं। मैं इससे जुड़ी हुई एक और मिसाल देता हूं कि जब भारत में लिबरलाइजेशन हुआ था 90s के दौर में, रूस के कम्युनिज्म के गिरने के बाद जब भारत में लिबरलाइजेशन का दौर हुआ, तो एक साथ आप देखेंगे कि भारत को हिलाया गया था। एक तरफ कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ, उससे पहले मंडल कमीशन के जरिए देश में अफरा तफरी शुरू हुई, और फिर साथ ही साथ ये राम मंदिर का अयोध्या रथ यात्रा शुरू हुआ था 92 में, जिससे एक तरह से पोलराइजेशन हो गया पॉलिटिकल वर्ल्ड में, और हमारे यहाँ दो पार्टियां बन गई। लेकिन दो कम्युनिटीज में दुश्मनी का भाव भी जग गया, और वो अभी तक जगा हुआ है। लेकिन उसके चलते देश को कमजोर करके हमने लिबरलाइजेशन को एक्सेप्ट किया, और उस लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? विदेशी धन, अथाह मात्रा में विदेशी धन यहाँ पे इन्वेस्ट होने के लिए आया, और तब जाके हमने यहाँ के बड़े बड़े मॉल्स देखे जो बने हैं, विदेशी कपड़ा यहाँ पे आ रहा है, नए टीवी चैनल्स देखे, और नई नई गाड़ियां यहाँ पे आ रही है, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, दवाइयां आ रही, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आए। आप देखेंगे भारत के ही युवतियों को मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड बना के उन्होंने जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का पूरा पूरा एशिया का जो बाजार था वो कैप्चर कर लिया। तो ये पूंजीवाद का जो वैश्य युग का जो एक पूरा पूरा सिस्टम है, इसको हम देखें। आज घर घर में, आज हर किसी को ब्यूटी पार्लर जाना एक तरह का एक सोशल स्टेटस बन गया है। जरूरत नहीं थी आज से 40 साल पहले लोगों को इतना ब्यूटी पार्लर जाने की, लेकिन अब वो प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट्स बेचने हैं, और लोगों को कॉम्प्लेक्स देना है कि तुम्हारे बाल ऐसे, तुम्हारा चेहरा ऐसा, तुम्हारे हाथ ऐसे, तुम्हारे पैर ऐसे। तो पहले कॉम्प्लेक्स देना है और उसके बाद फिर उसका इलाज करना है। तो ये जो एक तरीका है वैश्य युग का, ये कहीं से भी ह्यूमैनिटेरियन नहीं है। कुछ लोगों को जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर थोपा जाता है, और उसी से उनका कारोबार चलता है, उसी से उनका बिजनेस चलता है। इस दृष्टि से देखेंगे तो बहुत से बिजनेसेस की, खासकर इस तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की, तो जरूरत ही नहीं। तो स्वतंत्रता दिवस पे बात कर रहा था कि हमारे पास राजनीतिक स्वतंत्रता है, वो भी थोड़ी सी है, लेकिन हम आर्थिक रूप से अभी तक आजाद नहीं हुए। तो आज की आजादी हमसे ये भी कहती है कि हमें आर्थिक स्वतंत्रता के लिए कुछ करना चाहिए। और आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि एक एक व्यक्ति की बुनियादी जरूरतें, रोजी रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मेडिकल हेल्थ की फैसिलिटी उसे मिलनी चाहिए। 40% लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड उठना चाहिए। उन्हें आर्थिक संपन्नता तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो फ्रीडम चाहिए, इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए कि वो सर उठा के खुली हवा में सांस ले सके। तो आने वाला संघर्ष यही है और यही होना चाहिए। और प्राउड के प्लेटफॉर्म के जरिए मैं यही खुद को, सबको, साथियों को, कैडर को याद दिलाना चाहूंगा कि हमें इस इकोनॉमिक फ्रीडम के स्ट्रगल के लिए एक प्रकार से नई जर्नी शुरू करनी चाहिए। इन्हीं के माध्यम हमारे पास अभी गिने चुने हैं, और सिर्फ पैसे से ही सारे काम नहीं होते हैं। जो जनशक्ति है वो भी बहुत कुछ करती है। तो जनशक्ति को ही अपनी ओर खींचना है, जनशक्ति को ही याद दिलाना है कि हमें आर्थिक रूप से आजाद होने के लिए कुछ करना चाहिए, और उसके लिए जो जो संशोधन चाहिए, जो जो नए कानून चाहिए, उनकी बात करनी होगी। प्राउटिस लोग इकट्ठा करके एक नया बिल भी पेश कर सकते हैं, हम लोग इस तरह के भी काम कर सकते हैं। तो कामों की कमी नहीं है, वो तब डिस्कस होगा जब हम प्रैक्टिकल प्राउड कैडर ट्रेनिंग की बात उन लोगों से करेंगे जो फील्ड में काम कर रहे हैं। खैर, आज के लिए इतना काफी है। मूल बात मैंने दो ही कही है। दूसरा सूत्र की चर्चा की है कि सद्विप्र केंद्र में है।